हेलो बच्चों, आज दो रिएक्शन एक साथ मिल रही है, मतलब एक साथ दो बातें, और वो भी सेम नाम की राइमर-टीमान रिएक्शन। पुराने पेपर्स में बहुत बार आई हुई मिलेगी, लेकिन ध्यान रहे इसके अंडर में दो बातें आती हैं। एक तो राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन होता है और एक राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन होता है। तो कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। कई बार राइमर-टीमान नाम भी पूछ लेते हैं कोई रिएक्शन देकर कि इसका नाम क्या है, तो जहाँ फॉर्माइलेशन हो रहा हो फिनॉल का, उसको तो बोलना है राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन, मतलब फिनॉल पे CHO जुड़ रहा हो। और यदि फिनॉल के ऊपर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जोड़ रहा हूँ, COH ग्रुप जोड़ रहा हूँ, तो उसको बोलना है राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन। तो ढंग से समझते जाएं, छोटी सी बात लेकिन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये लो बच्चों, मैंने राइमर-टीमान रिएक्शन की बात करनी है, और मैंने अभी बोला ये दो तरह की होती है। एक तो है फॉर्माइलेशन और दूसरी है कार्बोक्सिलेशन। इसका मीनिंग है एडिशन ऑफ CHO और इसका मीनिंग है एडिशन ऑफ COH ग्रुप। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब एक जोरदार सी बात बताता हूं कि क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम दिया हो तो ये पेयर क्या करता है, फिनॉल का फॉर्माइलेशन करता है, मतलब फिनॉल के ऊपर CHO ग्रुप जोड़ता है। और CCl4 के साथ यदि बेसिक मीडियम है, KOH या NaOH हो सकता है बच्चों, तो इसका काम है फिनॉल पे क्या करना, COH ग्रुप जोड़ना, मतलब फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन करना। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको रिएजेंट्स के रोल पता होने चाहिए। इसका काम फिनॉल का फॉर्माइलेशन करना, उसका काम फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन करना। अब मैं देखिए इन्हीं को रिएक्शन की फॉर्म दे दूं तो मैंने फिनॉल लिखा और मान लो एरो पे ये कंडीशन है। और ध्यान रहे मैंने पिछले वीडियो में, जो मेरा पिछला वीडियो था जिसमें मैंने क्लोरोफॉर्म और OH माइनस का रोल एनिलीन पर या प्राइमरी अमीन पे भी बताया था, उस दिन भी मैंने कहा कि इस केस में कार्बिन इंटरमीडिएट बनता है। तो यहां भी कार्बिन बनने की शर्त आ गई है। दूसरी एक बात और, फिनॉल की रिएक्शन जब भी बेसिक मीडियम में होती है और फिनॉल आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में वापस चाहिए होता है, तो आपको लास्ट में एसिडिफिकेशन कराना ही पड़ता है। तो आप एसिडिफिकेशन कराओगे तभी फिनॉल मिलेगा। तो इस केस में मुझे मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे CHO मिलता है। सबको पता होगा, नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। और ध्यान रहे इस केस में क्या होने वाला है कि जब मैं फिनॉल का कार्बोक्सिलेशन करता हूं CCl4 और KOH से, और फिर देखो फिनॉल पे बेसिक मीडियम आ गया, मतलब मुझे दोबारा एसिडिफिकेशन करना ही पड़ेगा। और इस बार फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे COH लगता है। सबको पता है बच्चों सैलिसिलिक एसिड है और ये सैलिसिल एल्डिहाइड कहलाता है। ये लो सैलिसिल एल्डिहाइड। ये दो रिएक्शंस हो गई। अब इन पे दो दो क्वेश्चन और बनते हैं। इसका इंटरमीडिएट पूछता है, मेरा वही पॉइंट दोबारा बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट ध्यान रहे डाइक्लोरोकार्बीन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। अब जबरदस्त बात है, इसका इंटरमीडिएट पूछेगा तो डाइक्लोरोकार्बीन नहीं है, इसका इंटरमीडिएट ये कार्बोकैटायन है। ये दो क्वेश्चंस हो गए। अब इन बात आती है इन दोनों की मैकेनिज्म पर कि मैकेनिज्म क्या है। नो डाउट दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन मुझे ये बात बतानी और करनी आनी चाहिए। और इसकी मैकेनिज्म अपनी NCERT में दी हुई है, तो मुझे इसका आंसर बनाना आना चाहिए, समझना सीखना इसको। ये लीजिए, मैंने क्लोरोफॉर्म पर OH माइनस मतलब बेसिक मीडियम का अटैक कराया। मैंने पहले एसिड बेस रिएक्शन करवाई। ध्यान रहे क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन को एसिडिक माना जाता है। नो डाउट मैंने पहले बता रखा है कि सोनेक्स पर और sp एविड कार्बन पे थोड़ी हाइड्रोजन एसिडिक होती है, बिल्कुल होती है। क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन भी एसिडिक है। पता है क्यों? क्योंकि इससे बनने वाला जो कार्बोनाइन बना है मेरा, ये याद करो मेरे रेजोनेंस वाला टॉपिक जिसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस मैंने समझाया था। ये कार्बोनाइन काफी ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई इजीली H+ आयन दे देता है। देयरफॉर क्लोरोफॉर्म की हाइड्रोजन को हम एसिडिक मानते हैं। तो मैंने एसिड बेस करा दी। अब इसके ऊपर क्या होगा कि जो बेस का मेरा कैटायनिक पार्ट है, चाहे NaOH लिया तो Na+ और KOH लिया तो K+, वो आएगा और वो यहां से एक Cl- को निकालेगा ताकि KCl हटे। और ऐसा होने से इस कार्बन पे प्लस आया, पहले से पड़ा था माइनस, तो चार्ज खत्म हो गया। दैट्स वाई मेरे पास कार्बीन बन गई। अब क्या होगा कि फिनॉल जो है मेरा,
उस फिनॉल पे जब मैंने बेसिक मीडियम बनाया तो नो डाउट सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, और ऐसा होने से मुझे फिनोक्साइड आयन मिल गया बच्चों। ये आपके सामने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, देयरफॉर ये न्यूक्लियोफाइल है, और मुझे पता है कार्बीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो आपस में रिएक्ट करेंगे और ये जब रेजोनेंस होगा तो यहां चार्ज नेगेटिव आएगा, ये कार्बन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, देयरफॉर मेरे पास यहां डबल बॉन्ड आ गया और इस जगह CCl2 जुड़ गया और इसको इलेक्ट्रॉन मिले इसलिए चार्ज इस पे नेगेटिव आ गया। अब देखो बेंजीन रिंग यहां एरोमेटिक थी, इस जगह एरोमेटिसिटी लॉस हो गई, तो टोटोमेरिज्म होगा। कैसे? कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां, ये H जो है यहां से यहां चला गया, तो ऐसा होने से मेरे पास यहां O नेगेटिव है, यहां डबल और ये CH Cl2 बन गया बच्चों। अब इस पे 2 KOH की रिएक्शन होगी और 2 KOH के दोनों पोटेशियम दोनों Cl हटा लेंगे तो 2 KCl हट गया मेरे पास, और ऐसा होने से मेरे एक कार्बन पे 2 OH आ गए। अब मुझे पता होना चाहिए सेम कार्बन पे मोर देन 1 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर हटेगा, और वाटर हटते ही मुझे यहां CHO मिल गया है। मतलब इस पहली कंडीशन से मैं यहां पहुंच गया हूं। अब ये दूसरी कंडीशन जब आएगी और H3O+ मतलब एसिडिफिकेशन मैं करूंगा तो ऐसा होने से मुझे फिनॉल मिलेगा और सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। ये राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन की मैकेनिज्म है बच्चों। इस मैकेनिज्म पे क्वेश्चन क्या आता है? इंटरमीडिएट पूछते हैं। ध्यान दे डाइक्लोरोकार्बीन। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो? एक छोटी सी बात और करता हूं मैं, और वो बात ये है कि मान लीजिए फिनॉल जो है मेरा, उसकी ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। मान लीजिए फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, उस केस में मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में पैरा प्रोडक्ट बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों। ऐसा क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, समझना, उसको ढंग से समझना। मैंने अभी बोला है कि मान लीजिए मेरे पास पैरा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, मैंने एक फिनॉल लिया और उसकी मान लीजिए ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड कर दी मैंने। ये लीजिए मुझे इतना सा पॉइंट मिला, क्लोरोफॉर्म के साथ OH- मिला, आंसर पूछ लिया। मुझे पता होना चाहिए ये पेयर फिनॉल पे हमेशा फॉर्माइलेशन करता है। अब देखिए ऑर्थो पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो मैं पैरा पोजीशन पे फॉर्माइलेशन कर दूंगा। आपके सर ये भी तो खाली पड़ा है ऑर्थो पोजीशन, नो डाउट यहां CHO जुड़ सकता है, लेकिन वो एक माइनर प्रोडक्ट होगा क्योंकि लगातार 3 ग्रुप बेंजीन रिंग पे थोड़ा मुश्किल से जुड़ते हैं। देयरफॉर मेरा डायरेक्ट आंसर क्या बना बच्चों? ये लीजिए यहां OH, यहां OCH3 और यहां जुड़ गया CHO। लेकिन मैं कहूं कि आंसर ये करेक्ट है तो मामला गड़बड़ है, ध्यान रहे। जब तक मैं एसिडिफिकेशन नहीं करूंगा तब तक फिनॉल नहीं मिलने वाला। यदि एसिडिफिकेशन वाली कंडीशन नहीं है ना तो केवल आपको यहां O- बनाना है। ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आया हुआ है। और जबरदस्त बात यह है कि जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट का नाम वेनिलीन है और हमारी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन के इंट्रोडक्शन में। और जानते हैं वेनिलीन का यूज क्या है? या वेनिलीन नाम से ही तो वेनिला आइसक्रीम नाम पड़ा है। तो वेनिला आइसक्रीम में या आइसक्रीम में जो फ्लेवर होता है, जो एसेंस मिलाया जाता है, जो गंध आती है, जो खुशबू आती है, वो इस सिंथेटिक कंपाउंड की या इस कंपाउंड की होती है जिसका नाम है वेनिलीन। मेरे ख्याल में आपको राइमर-टीमान फॉर्माइलेशन की बात पकड़ में आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात और करता हूं और मैं राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन पे चलता हूं, समझना उसको। ये लीजिए राइमर-टीमान कार्बोक्सिलेशन की जो मैकेनिज्म है ना, उसमें पता है क्या हुआ? मुझे CCl4 मिला था और मैंने इस पे जो मेरा कैटायन है कौन, NaOH या KOH से आया, तो यहां से एक Cl- हटेगा, KCl गया और ऐसा होने से मेरे कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। देखो कार्बोकैटायन बना है। अब क्या होगा? फिनॉल पे बेसिक मीडियम तो है ही यहां, तो फिनोक्साइड आयन बनेगा। ये यहां और ये यहां गया तो यहां नेगेटिव आया, ये नेगेटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन पकड़ाएगा। तो ऐसा होने से मेरे पास यहां CCl3 आ गया है बच्चों और ये 2 पाई बॉन्ड पड़े हैं। अब फिर वही बात कि मेरे पास टोटोमेरिज्म करवाना है मुझे, और ये बॉन्ड यहां और ये बॉन्ड यहां, तो ऐसा होने से मुझे ये लीजिए ये मिल गया है। अब मैंने इस पे 3 KOH की रिएक्शन करवाई तो तीनों Cl गायब हो जाएंगे
और तीनों Cl गायब होने से वहां तीनों जगह OH आ जाएंगे। एक कार्बन पे मोर देन 1 OH रहते नहीं है बच्चों, और ऐसा होने से ये लो सैलिसिलिक एसिड बन गया। मेरा पॉइंट पकड़ में आ गया हो। अब सैलिसिलिक एसिड जो है उसकी 3 जबरदस्त एप्लीकेशन है, जिनमें से मैं एक एस्प्रिन फॉर्मेशन पढ़ा चुका हूं आपको। एस्प्रिन का फॉर्मेशन पढ़ाया जा चुका है कहां? कोल्बे रिएक्शन के अंदर। आज मैं इसके 2 एप्लीकेशन और बता रहा हूं, और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, उसको ढंग से समझना। ये लीजिए, ये मैंने सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला लिखा हुआ है। आपको याद हो, मैंने जब एस्प्रिन बनाया तो मैंने बोला था कि मैं इसका एसिटाइलेशन करूंगा, और ये बताया था मैंने कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप का एसिटाइलेशन नहीं होता तो फिनॉल पे होगा, और ऑर्थो एसीटॉक्सी बेंजोइक एसिड बना, जिसको अपन ने एस्प्रिन कहा। दूसरी एप्लीकेशन, मैं इस पे मिथाइल एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहा हूं। सबने पढ़ा है, 10th क्लास से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि एल्कोहल और एसिड जब रिएक्ट होते हैं तो एस्टर बनता है। तो ये लिख, और दूसरी बात, एस्टरिफिकेशन जब भी होता है तो ध्यान रहे एल्कोहल से मुझे H+ और एसिड से मुझे OH- हटाना होता है। वाटर हटाया मैंने, और ऐसा होने से इस जगह ध्यान रहे एस्टर फॉर्म हो गया है। मैं इसको मेथिल सैलिसिलेट बोलता हूं, लेकिन ये नाम आपको पता होना चाहिए, इसको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन बोलते हैं। ये नाम आपको आना चाहिए। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन नाम से ये फॉर्मूला फेमस है। ध्यान रहे, जितनी भी पेन किलर बाम है, एस्प्रिन को अपन एनाल्जेसिक बोलते हैं, ये दर्द निवारक औषधि है। ये पता है क्या ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन? ये पेन किलर बाम बनती है। जितनी भी आयोडेक्स है, विक्स है, मूव है, इनके अंदर जो पेन किलर प्रॉपर्टी होती है इस केमिकल की होती है। तो आपको ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन आना चाहिए। तीसरी बात, मैंने इस पर मान लीजिए फिनॉल की रिएक्शन करवा दी, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फिनोलिक फंक्शन ग्रुप रिएक्ट करेगा, और ऐसा होने से ये लीजिए यहां फिर एस्टर बन गया है, और ये फेनिल सैलिसिलेट कहलाता है बच्चों, फेनिल सैलिसिलेट। लेकिन आप इसको इस नाम से याद करें, सेलॉल बोलते हैं इसको, और सेलॉल केमिकल का यूज टूथपेस्ट में भी होता है। टूथपेस्ट, कुछ टूथपेस्ट ऐसे आते हैं जिनको अपन जब यूज लेते हैं तो मुंह में ठंडक महसूस होती है हमें। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। तो 3 इंपॉर्टेंट केमिकल बनाए हैं मैंने इससे, एस्प्रिन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और सेलॉल। जबरदस्त 2 रिएक्शन थी जिनको मैंने क्लब किया है, कंबाइन किया है। कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, और इन रिएक्शंस को तैयार करें क्योंकि एग्जाम में आती हैं। और बच्चों खूब मेहनत करें और बिजी रहें और अपना ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।